नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में आपसे डिस्कस करूँगा कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, लगभग 50-60 क्वेश्चन हैं जो कि एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम जो कि होने वाला है आने वाले कुछ टाइम में, उसमें ये क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इकोनॉमिक्स के बेसिस को ध्यान में रखते हुए इकोनॉमिक्स का जितना वेटेज होगा उसी हिसाब से मैंने कुछ क्वेश्चन सॉर्ट आउट किए हैं। तो ये क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इससे बाहर नहीं आएगा। केवल इतना अगर हम प्रिपेयर कर लेते हैं तो वी विल बेटर टू सक्सीड। तो बिना किसी टाइम का वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार वर्मा। आप देख रहे हैं मनीष कुमार वर्मा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच 5 ईयर प्लान इज़ ऑल्सो नोन एज मोहन लोनिवस प्लान। विच 5 ईयर प्लान ऑल्सो नोन एज मोहन लोनिवस प्लान। ये जो 5 ईयर प्लान होता है इसके बारे में आपको बता दूं कि इसका ऑब्जेक्टिव जो होता है वो विकास करना होता है, डेवलपमेंट करना होता है। अब इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि कौन सा 5 ईयर पंचवर्षीय योजना है जो कि मोहन लोनिवस प्लान यानी कि योजना के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका आंसर है सेकेंड 5 ईयर प्लान, जो कि 1956 से 1961, 1956 से 1961 के बीच में आया था, जिसे डिज़ाइन किया था प्रोफेसर मोहन लोनिवस ने। उन्हीं के नाम पे इस प्लान का नामकरण किया गया है। कुछ अदर इन्फॉर्मेशन के बारे में भी जान लेते हैं। फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो था, पहला 5 ईयर प्लान, वो आया था 1951 से 1956 के बीच में, 1951 से 1956 के बीच में, जिसे हम कहते हैं हैरोल्ड डोमर मॉडल, उसको इस नाम से भी जानते हैं। थर्ड 5 ईयर प्लान की अगर हम बात करें, फर्स्ट मैंने आपको बता दिया, थर्ड मैं आपको अभी बता रहा हूँ, सेकेंड ये रहा। तो थर्ड जो था 1961 से 1966 के बीच में आया था। उस वक्त चाइना और पाकिस्तान के बीच में युद्ध चल रहा था। इसको हम कहते हैं गैडगिल प्लान। इस प्लान को हम और नाम से भी जानते हैं, इसका नाम है गैडगिल प्लान। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो आपको जानना ज़रूरी है। सेकंड है, विच 5 ईयर प्लान इज ऑल्सो नोन एज लिबरलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी। कौन से 5 ईयर प्लान में लिबरलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी की बात कही गई थी? इसका आंसर है एट्थ 5 ईयर प्लान, जो 8वां पंचवर्षीय योजना थी, उसमें इसकी बात कही गई थी। हमारी जो इकोनॉमी है वो एक तरीके से क्लोज इकोनॉमी है, या कह सकते क्लोज इकोनॉमी थी, या कह सकते हैं पार्शली क्लोज इकोनॉमी में पहुंच गई थी। तो अब हमें ज़रूरी था कि हम अपने इकोनॉमी में रिफॉर्म्स करें, सुधार करें। तो 1990 में 1990 में हमारे प्रधानमंत्री पीएम नरसिम्हा राव ने ये काम को फुलफ़िल किया, और उस वक्त हमारे वित्त मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब। उन्हीं ने ये प्लान बनाया है एलपीजी मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, और यहीं से फिर लिबरलाइजेशन की शुरुआत हुई। और इसी वक्त एट्थ 5 ईयर प्लान चल रहा था, रनिंग था। तो 1992 से शुरू हुआ और 1997 में तक ये रहा। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं एलपीजी के बारे में। तो यानी कि एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। एल से होता है लिबरलाइजेशन, जिसका मतलब है रूल्स जो थे इंडस्ट्रीज़ के ऊपर, जो रूल्स लगते थे वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लिबरलाइज कर दिए गए, आसान कर दिए गए, और जो पर्सन जिसको इंडस्ट्री सेक्टर में पार्टिसिपेट करना, वो खुली रूप से पार्टिसिपेट कर सकता है। इसको इन्फ्लुएंस करने के लिए ये काम किया गया था। नेक्स्ट है हमारा प्राइवेटाइजेशन। यहाँ पे बोला गया था कि किसी भी प्रकार देयर विल बी नो प्राइवेट एट ऑल। जब हम नेशनलाइजेशन करेंगे तो उस वक्त प्राइवेट की संस्था नहीं होंगी, लेकिन इसमें ये बात कही थी कि अब हम प्राइवेट संस्था को भी स्टार्ट करेंगे, प्राइवेटाइजेशन भी की तरफ भी हम अग्रसर होंगे। और थर्ड था मेरा ग्लोबलाइजेशन, जिसमें था कि जो एफडीआई है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, उसको इनकरेज करने की बात कही गई थी। तो ये थी 5 ईयर प्लान, जो कि लिबरलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी के नाम से भी जानता है। तो ये कौन सी 5 ईयर प्लान था? एट्थ 5 ईयर प्लान। नेक्स्ट है मेरा बैंकिंग सेक्टर कम्स अंडर विच सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। तो बैंकिंग सेक्टर जो है वो हमारा टर्शरी सेक्टर में आता है। अब हम बात कर सकते हैं कि इकोनॉमी में टोटल कितने सेक्टर, टोटल इकोनॉमी में 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर की बात करें तो इसमें आता है एग्रीकल्चर, माइनिंग और रॉ मटेरियल की मैन्युफैक्चरिंग। सेकेंडरी सेक्टर की बात की जाए तो यहाँ पे आ जाता है मेरा मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, प्रोसेसिंग। और टर्शरी सेक्टर की बात की जाए तो यहाँ पे आ जाता है मेरा पूरा के पूरा संपूर्ण सर्विस सेक्टर। जो हमारा सर्विस सेक्टर है उसकी बात हम यहाँ पे टर्शरी सेक्टर में करते हैं, जिसके अंतर्गत कुछ चीज़ें आती हैं, जैसे बैंक हो गया, कॉमर्स हो गया,
इंश्योरेंस हो गया, ये सब चीज़ें हम यहाँ पे टर्शरी सेक्टर्स में इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये था कुछ बैंकिंग सेक्टर कब आया था। बैंकिंग सेक्टर कम्स अंडर विच सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, सो इट कम्स अंडर द टर्शरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मेरा येलो रिवॉल्यूशन ऑफ इंडिया रिफर्स टू द ग्रोथ ऑफ। तो येलो रिवॉल्यूशन जो चलाया गया था हमारे भारत देश में, वो चलाया गया था 1986 से 1987 के बीच में। इस दौरान इस येलो रिवॉल्यूशन को चलाया गया। ये जो है ये ग्रोथ किसके लिए था, वो था मेरा ऑयल सीड प्रोडक्शन। ऑयल सीड का प्रोडक्शन, उत्पादन ऑयल सीड्स का ज़्यादा करवाने के लिए येलो रिवॉल्यूशन को प्रभावी रूप से चलाया गया, अच्छी रूप से चलाया गया भारत देश में। ईडेबल ऑयल्स का उत्पादन जो था, जो खाद्य जो ऑयल है ईडेबल ऑयल से, उसका प्रोडक्शन बढ़ाया गया। विशेष रूप से इसमें सरसों के तिल के बीज की आत्मनिर्भरता को ही येलो रिवॉल्यूशन कहा जाता है। जो सरसों के जो तिल होते हैं, सरसों के जो बीज होते हैं, उनके जो बीज होते हैं उन पे आत्मनिर्भरता, उसी पे हम अपनी जीवन यात्रा करें, अच्छे से काम करें, इसी को हमको येलो रिवॉल्यूशन के नाम से भी कहा जाता है। अगर हम इसकी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में जानना चाहें तो फादर ऑफ येलो रिवॉल्यूशन जो है भारत के, वो है हमारे सैम पिट्रोडा। सैम पिट्रोडा हमारे फादर ऑफ येलो रिवॉल्यूशन की स्पेलिंग है नाम की SAMPITRODA। तो सैम पिट्रोडा साहब हमारे जो हैं वो फादर ऑफ येलो रिवॉल्यूशन है। येलो रिवॉल्यूशन किस किस चीज़ से रिलेटेड था, शॉर्ट में जानना चाहें तो ये था मेरा ऑयल सीड से। सेकंड है मेरा ग्राउंड नट, फिर है सोयाबीन, और है मस्टर्ड, और है सनफ्लावर। तो इन सब के प्रोडक्शन से रिलेटेड हमारा ये येलो रिवॉल्यूशन आया था। आगे बढ़ते हैं। आगे है मेरा व्हाट इज़ TADF। TADF क्या चीज़ होता है। TADF का मतलब होता है T से टेक्नोलॉजी, A से एक्विजिशन, D से डेवलपमेंट और F से फंड, टेक्नोलॉजी एक्विजिशन डेवलपमेंट फंड। यूनियन गवर्नमेंट द्वारा 2011 में एक नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी 2011 में जो लॉन्च की गई थी, उसमें यह पर्टिकुलर टर्म को लॉन्च किया गया था। तो ये क्यों लॉन्च हुआ था, टू फैसिलिटेट MSMEs यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को फैसिलिटेट करने के लिए, सो दैट द क्लीन ग्रीन एंड एफिशिएंट टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दिया जाए। टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए बेसिकली ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था यूनियन गवर्नमेंट द्वारा 2011 में। स्कीम्स इम्प्लीमेंटेड फॉर ग्लोबल इनोवेटिव टेक्नोलॉजी अलायंस, इसमें गीटा का भी जिक्र किया गया है, GITA। यहाँ पे गीटा का भी जिक्र किया गया है, जो है हमारा GITA। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मेरा PCA। अब ये PCA सुपरवाइजरी टूल टू मेंटेन साउंड फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ बैंक्स, ये किस नाम से स्टैंड्स करता है। तो PCA का मतलब हो जाता है मेरा प्रॉम्प्ट, PROMPT कलेक्टिव एक्शन। तो PCA का मतलब हो जाता है मेरा प्रॉम्प्ट कलेक्टिव एक्शन। RBI के रूल्स को अगर बैंक फॉलो नहीं करती तो RBI उन बैंक्स के ऊपर उनको PCA में ले आ जाती है, प्रॉम्प्ट कलेक्टिव एक्शन के रूप में उसे ट्रीट करती है, जिसमें कुछ लिमिटेशन उन बैंक्स पे इम्पोज कर दिए जाते हैं, लगा दिए जाते हैं। तो ये था PCA के बारे में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मेरा ड्यूरिंग पीरियड ऑफ इन्फ्लेशन टैक्स रेट शुड। तो आपको पता ही है, इंक्रीज कर दिया जाता है टैक्स रेट्स को, क्योंकि इन्फ्लेशन का मतलब हो गया महंगाई मतलब डिमांड जो है, हमारी जो डिमांड है वो ज़्यादा बढ़ रही है, सप्लाई घट रही है, तो प्राइस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसी को कह सकते हैं कि ये इन्फ्लेशन है। तो टैक्स अगर हम बढ़ा दें तो एक्सेस मनी सप्लाई जो है वो हमारी एब्जॉर्ब हो जाएगी, तो इकोनॉमी जो रहेगी हमारी कंट्रोल्ड आराम से की जा सकती है। तो ये था मेरा ड्यूरिंग पीरियड ऑफ इन्फ्लेशन टैक्स रेट शुड बी इंक्रीज्ड। नेक्स्ट है न्यू माल्थीशियन थ्योरीज एसोसिएटेड विद। माल्थीशियंस थ्योरी जो हमारी है वो एसोसिएट करती है रिसोर्सेज स्कैरसिटी से। ये थ्योरी बिलीव करती है कि जो अर्थ के रिसोर्सेज हैं विद दे कांट सपोर्ट इन्फिनाइट पॉपुलेशन, वो ज़्यादा बढ़ने वाली पॉपुलेशन, जो हमारी पॉपुलेशन, जैसे कि हमारे पास एक खाना है तो उसको लेने के लिए 10 लोग हैं, 2 खाना है तो यहाँ पे 20 लोग हो जा रहे हैं। तो जो हमारे रिसोर्सेज है, पृथ्वी पे जितने भी रिसोर्सेज मौजूद हैं
वो काफ़ी मात्रा में कम है एज़ कम्पेयर टू द पॉपुलेशन, क्योंकि पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है। तो ये रिसोर्सेज स्कैर्सिटी के बारे में इन्होंने बताया था माल्थस साहब ने। तो ये न्यू माल्थेशियन थ्योरी एसोसिएटेड विद रिसोर्सेज स्कैर्सिटी। नेक्स्ट है रिवर्स रेपो रेट इज़ द रेट एट विच, रिवर्स रेपो रेट एट द रेट एट विच बैंक डिपॉजिट्स इट्स एक्सेस मनी विद आरबीआई। जो बैंकिंग है, जो बैंक्स हैं, वो अपनी अधिक इनकम है, अधिक पैसे उनके पास है, वो आरबीआई के द्वारा आरबीआई के पास डिपॉजिट कर देते हैं। तो उस रेट को हम कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। मॉनेटरी पॉलिसी की हम बात करें, मॉनेटरी पॉलिसी में दो रेट आ जाते हैं, एक रेपो रेट और एक रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट मतलब रीपरचेज रेट। आरबीआई उस रेट पे कैन गिव द लोन टू कमर्शियल बैंक फॉर शॉर्ट टर्म पर्पजेस। और रिवर्स रेपो मतलब बैंक एक्सेस मनी डिपॉजिटेड इन आरबीआई। ये एक छोटी सी इसकी कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट बात करते हैं जीरो प्राइस इलास्टिसिटी। जीरो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड मीन्स, इसका मतलब क्या होता है? तो वॉट एवर द चेंज इन प्राइस, इसका मतलब ये होता है कि वॉट एवर द चेंज इन प्राइस देयर इज एब्सोल्युटली नो चेंज इन डिमांड। मतलब जितना ज़्यादा अगर कुछ भी चेंज हो प्राइस में, एनीथिंग कुछ भी प्राइस में चेंज हो, डिमांड में उसका किसी भी प्रकार का चेंजेस या फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसको हम कह सकते हैं कि ये ज़ीरो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। नेक्स्ट है व्हाट वाज द टाइम पीरियड ऑफ 8th 5-year प्लान। तो टाइम पीरियड था उसमें 1992 से 1997। इसी वक्त हमारा लिबरलाइजेशन जो था वो स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट है जीडीपी इज ऑफन कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द वैल्यू एडेड मेथड। व्हाट इज़ वैल्यू एडेड? जीडीपी जो है वो हमारा वैल्यू एडेड मेथड पे कैलकुलेट किया जाता है, उसी पे बेस्ड रहता है। तो ये वैल्यू एडेड क्या है? वैल्यू एडेड का मतलब हो गया डिफरेंस इन द कॉस्ट ऑफ इंटरमीडिएट इनपुट्स एंड ग्रॉस आउटपुट्स। डिफरेंस इन द कॉस्ट ऑफ इंटरमीडिएट इनपुट्स एंड ग्रॉस आउटपुट। अब ये जीडीपी क्या होता है? जीडीपी का मतलब होगा टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ प्रोड्यूस्ड गुड्स। मतलब जितना भी गुड्स का आप उत्पादन कर रहे हो उसके जो मार्केट वैल्यू, उसका सम टोटल जितना होगा वो हमारा जीडीपी होगा। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है कि वो जो कंट्री के बाउंड्री के अंदर ही होना चाहिए, और एक फाइनेंशियल ईयर की यहाँ पे बात की गई है। नेक्स्ट है नाबार्ड तो नाबार्ड इज़ अ बैंक। ये एक बैंक है जिसका फुल फॉर्म है नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसका जो हेड क्वार्टर है वो मुंबई में है। इसके जो चेयरमैन है वो डॉक्टर GR चिनकला साहब है। नेक्स्ट बढ़ते हैं कैलकुलेशन ऑफ पॉवर्टी लाइन बाय प्लानिंग कमीशन इज डन ऑन द बेसिस ऑफ। पॉवर्टी लाइन जो है उसका कैलकुलेशन प्लानिंग कमीशन के द्वारा जो बताया गया है, वो आप बताया गया कि पॉवर्टी लाइन का कैलकुलेशन हम कर सकते हैं पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के बेसिस पे हम इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं, जो कि हमारे प्लानिंग कमीशन ने इसे बताया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मेरा सिडबी इस्टेब्लिश्ड ऑन। सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 2 अप्रैल 1990 में। इसका हेड क्वार्टर लखनऊ में, जो कि उत्तर प्रदेश में है। इसका ऑब्जेक्टिव है एमएसएमईज़ को स्ट्रेंथन करना, एमएसएमईज़ को बढ़ावा देना, मजबूत करना। नेक्स्ट है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल फॉर्म्ड ऑन। ये फॉर्म हुई थी हमारी 6 अगस्त 1952। इसका मेन काम क्या है? दिस अथॉरिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग ऑफ 5-year प्लान। जो पंचवर्षीय योजना होती है उसको लागू करना इसका मेन काम है। प्लानिंग कमीशन वर्क्स क्या है? प्लानिंग कमीशन का काम क्या है? 5-year प्लान को बनाना और 5-year प्लान को इम्प्लीमेंट करना, लागू करना इस एनडीसी का काम है। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का ये काम इम्प्लीमेंट करने का है। नेक्स्ट है BOP इज़ फेवरेबल इन। अब BOP का मतलब होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये तभी फेवरेबल होगा जब हमारा एक्सपोर्ट जो रहेगा वो ज़्यादा होगा इम्पोर्ट से। एक्सपोर्ट एक्सीड्स इम्पोर्ट। BOP इज़ अ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ट्रेड, यानी कि इसका एक रिकॉर्ड, ट्रेड आप जितना कर रहे हो, जितना इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो, उसका एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड होता है, उसको BOP कहते हैं। दो कंट्री के बीच में जितने भी ट्रेड्स होते हैं उसका रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है एक फाइनेंशियल ईयर में, जो कि मैनेज किया जाता है कैपिटल और करेंट अकाउंट के बिहाफ पे। अगर हम बात करें करेंट अकाउंट क्या होता है, तो वो होता है मेरा बैलेंस ऑफ ट्रेड, फैक्टर, इनकम एंड एक्सेट्रा। अब हम बात करें ये BOP की। BOP कभी कभार फेवरेबल होता है, कभी अनफेवरेबल होता है। फेवरेबल कब होता है? जब एक्सपोर्ट ज़्यादा हो, इम्पोर्ट कम, यानी कि BOP जो है वो सरप्लस में है, जो मनी भारत में आ रहा है, इंडिया में जो मनी आ रहा है वो ज़्यादा है, तो ये बना फेवरेबल हो गया। और इसका विपरीत अनफेवरेबल। करंट और कैपिटल की हम मैंने बात की कि ये क्या करता है। ये फाइनेंशियल ईयर में जितने भी करंट और कैपिटल की चीज़ें होते हैं उसको मैनेज करता है।
तो करेंट और कैपिटल मतलब करेंट मतलब हो गया शॉर्ट टर्म ट्रांजेक्शन्स और कैपिटल मतलब हो गया लॉन्ग टर्म ट्रांजेक्शन्स। ये इसका फुल और भी डिटेल्स थी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मेरा एलिमेंट्स कंसीडर इन कैलकुलेशन ऑफ एसडीआई। एसडीआई मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। कौन कौन से तत्व हैं जो कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को कैलकुलेट करने में अपना योगदान देते हैं? तो इसमें आता है मेरा लाइफ एक्सपेक्टेंसी, सेकंड है मेरा एजुकेशन, थर्ड है मेरा इनकम। ये कुछ तत्व हैं जो कि इसमें मदद करते हैं। यूएनडीसी पब्लिश करता है इसे, पब्लिशड इट मेजर कंट्री ओवरऑल अचीवमेंट ऑन बिहाफ ऑफ सोशल इकोनॉमिकल। मतलब कि यूएनडीसी जो है हमारा वो इसे पब्लिश करता है ऑन द बिहाफ ऑफ इकोनॉमिकल सोशल अचीवमेंट्स जो हमारी कंट्री ने हासिल किया है, उनसे बिहाफ पे हमारी जो यूएनडीसी वो इस एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को प्रस्तुत करती है। ये डिज़ाइन किया गया था अमर्त्य सेन और मकबूल हक के द्वारा, ये इसे डिज़ाइन किया गया था प्रोफेसर अमर्त्य सेन और प्रोफेसर मकबूल हक। ये नॉर्वे, स्विट्ज़रलैंड और आयरलैंड जो एचडीआई जो इंडेक्स बना था उसमें हमारा जो शीर्ष के 3 देश थे वो थे, पहले पे नॉर्वे, दूसरे पे स्विट्ज़रलैंड और तीसरे पे आयरलैंड। ये टॉप 3 कंट्रीज थे एचडीआई में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। इंडिया की पोजीशन की अगर हम बात करें तो इंडिया की पोजीशन थी 129th, 129वीं पोजीशन जो थी वो इंडिया की थी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है मेरा इंडस्ट्रीज पॉलिसीज इन इंडिया हैज़ टेकन अ शिफ्ट। इंडस्ट्री पॉलिसी इन इंडिया हैज़ टेकन द शिफ्ट फ्रॉम सोशलिस्टिक टू इन 1956 टू कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की तरफ मुड़ चुकी है। पहले सोशलिस्टिक थी, अब कैपिटलिस्ट है। विच बैंक इंट्रोड्यूस द फर्स्ट एटीएम? तो इसका आंसर है HSBC। HSBC मतलब हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन। 1987 में इन्होंने अपना एटीएम सेटअप किया था अंधेरी ईस्ट मुंबई में। और HSBC यानी कि हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन जो है वो लार्जेस्ट फाइनेंशियल सेक्टर है। वो है इसका हेड क्वार्टर जो है, इसकी बात करें इसके हेड क्वार्टर की, जो कि है हमारा लंदन में, यूके लंदन में इसका हेड क्वार्टर है। तो विच बैंक इंट्रोड्यूस फर्स्ट एटीएम इन इंडिया? ये है HSBC, हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन। आगे बढ़ते हैं। प्रोसेस ऑफ एड्रेसिंग इन्फ्लेशन बाय रिड्यूसिंग मनी सप्लाई इज कॉल्ड डिसइन्फ्लेशन। इसका मतलब होता है डिसइन्फ्लेशन। आगे बढ़ते हैं। एसोचैम क्या है? इसका मतलब है एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये 1920 में फाउंड किया गया था, जिसका हेड क्वार्टर है नई दिल्ली में। आगे बढ़ते हैं। रेशियो रिफर्ड एज एवरीथिंग दैट हैज़ बीन इन्वेस्टेड इन पास्ट एंड टू होल इनकम। रेशियो रिफर्ड एज एवरीथिंग दैट हैज़ बीन इन्वेस्टेड इन पास्ट एंड टू होल इनकम। तो इसका आंसर हो जाएगा एवरेज कैपिटल आउटपुट रेशियो। एवरेज कैपिटल आउटपुट रेशियो ये बताता है हमारा रिलेशनशिप बिटवीन द इन्वेस्टमेंट और आउटपुट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। कितना आपने इन्वेस्टमेंट किया और कितना आपने आउटपुट जनरेट किया, उसके बीच का रिलेशन जो है वो यही बताता है एवरेज कैपिटल आउटपुट रेशियो। आगे बढ़ते हैं। लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट, ये बताता है कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगी डिमांड घटेगी। आगे बढ़ते हैं। नेशनल इनकम में से डोमेस्टिक इनकम अगर हम घटा देंगे तो आएगा मेरा NFIA, इसको कहते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, ये थे हमारे अरविंद पंघरिया साहब, अरविंद पैंघरिया। अगर हम बात करें नीति आयोग के चेयरमैन की तो वो होता है हमारे प्रधानमंत्री, अभी इस वक्त PM श्री नरेंद्र मोदी हैं। तो फर्स्ट वाइस चेयरमैन कौन है? अरविंद पैंघरिया। नेक्स्ट है हमारा ऑर्गेनाइजेशन रेगुलेट्स म्यूचुअल फंड मार्केट इन इंडिया। वो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारा म्यूचुअल फंड को रेगुलेट करता है भारत में? तो इसका आंसर हो जाएगा सेबी, यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। आगे बढ़ते हैं। व्हेन इन्फ्लेशन रेट फॉल्स बिलो 0% देन इट इज टर्म्ड एज। अगर इन्फ्लेशन रेट 0% से भी नीचे गिरे तो इसे कहते हैं हम डिफ्लेशन। अगर हम बात करें कि इन्फ्लेशन कैसे कैलकुलेट होता है, तो इसका कैलकुलेशन का बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, जो कि है करेंट ईयर का प्राइस माइनस बेस ईयर का प्राइस अपॉन बेस ईयर का प्राइस इनटू 100। अगर हम इसको इस पे अपने अमाउंट रख के इसको कैलकुलेट करें और अगर हमारा पॉजिटिव में आ रहा है तो इसका मतलब है कि इन्फ्लेशन है, अगर हमारा नेगेटिव में आ रहा है तो इसका मतलब है कि डिफ्लेशन है, और यदि हमारा ज़ीरो आ रहा है तो इसको कह सकते हैं, ज़ीरो से भी नीचे आ रहा है, ज़ीरो आ रहा है तो इसको कह सकते हैं नेगेटिव डिफ्लेशन है। आगे बढ़ते हैं। क्लोजेस्ट टू मार्जिनल स्टैंडिंग
क्लोजेस्ट टू मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट। क्लोजेस्ट टू मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट मतलब कि ऑन विच द बैंक बोरो ड्यूरिंग इमरजेंसी। ये वो रेट होता है जिस वक्त बैंक पैसे बोरो करती है किसी इमरजेंसी के दौरान। तो ये क्या होता है, लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी, लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी। इसमें दो रेट आ जाते हैं जो कि है हमारा रेपो रेट और होता है रिवर्स रेपो रेट। ये दो रेट इसके अंतर्गत हमें पढ़ने पड़ते हैं, समझने पड़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मेरा विद रिस्पेक्ट टू कंडक्ट एंड परफॉर्मेंस ऑफ अ कंपनी परफेक्ट कॉम्पिटिशन रिफर्स टू। परफेक्ट कॉम्पिटिशन पे भी मैंने काफ़ी एक वीडियो बनाया है, आप उस पर देख लीजिएगा। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो विद रिस्पेक्ट टू द कंडक्ट एंड परफॉर्मेंस ऑफ कंपनी, किसी कंपनी के परफॉर्मेंस और उसके कंडक्ट के तौर पे परफेक्ट कंपटीशन हम किसे कहते हैं, तो इसका आंसर होगा मेनी कंपनीज सेलिंग सिमिलर प्रोडक्ट विथ फ्री एंट्री। ये एक तरीके से कह सकते हैं कि ये परफेक्ट कंपटीशन के कुछ फीचर्स ही हैं कि काफ़ी ज़्यादा कंपनी एक ही तरीके के प्रोडक्ट बेचती हैं और उस कंपटीशन में हर एक कंपनी को एंट्री फ्री रहती है, किसी भी प्रकार का रिस्ट्रिक्शंस नहीं रहता, जिससे हम कह सकते हैं इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पब्लिक सेक्टर बैंक। पब्लिक सेक्टर बैंक यानी कि जिसके ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल 51% हो या उससे ज़्यादा हो, वो पब्लिक सेक्टर बैंक के रूप में कहलाएगा। जैसे कि IDBI बैंक, IDBI इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया 2019 के पहले ये पब्लिक सेक्टर बैंक था, लेकिन 21 जनवरी 2019 में ये प्राइवेट सेक्टर बैंक बन गया। इन नीति आयोग टी रिफर्स टू, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि नीति आयोग में टी क्या कहता है। ये टी कहता है हमारा ट्रांसफॉर्मिंग। नीति का फुल फॉर्म क्या है नीति आयोग का? नीति का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। फिर से सुनिए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसके CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं हमारे अमिताभ कांत। आगे बढ़ते हैं। करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक सेक्टर बैंक। करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक सेक्टर बैंक, इसको हम कहते हैं HPM, यानी कि हाई पावर्ड मनी। इसका मतलब क्या होता है, क्योंकि लोग जो है वो कैश और लिक्विड में ही अपने पैसे को रखते हैं, तो इसी को कह सकते हैं हम हाई पावर्ड मनी। कैश और लिक्विड में जो पैसे रखे जाते हैं वही होता है हमारा HPM, हाई पावर्ड मनी। तो वही हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक के पास होता है। फिर है मेरा इन विच ईयर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अनाउंस्ड। किस ईयर में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अनाउंस हुई थी, तो वो थी हमारी 1991 में। और वो कौन सी थी? LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। फिर है हमारा हु कॉइन्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट, यानी कि बचत का विरोधाभास नामक कॉन्सेप्ट किसने दिया है, तो ये दिया है हमारे जॉन मायनार्ड कीन्स ने। जॉन MAYNARD KAYNES, जॉन मायनार्ड कीन्स ने इस कॉन्सेप्ट को दिया है। इफेक्ट ऑफ द पर्सनल सेविंग ऑफ इंडिविजुअल ऑन इकोनॉमी, मतलब पर्सनल सेविंग अगर कोई इंडिविजुअल करता है तो उसका इफेक्ट हमारी इकोनॉमी पे क्या पड़ेगा, इसके बारे में हमें ये बताते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट का क्या नाम है? पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट। आगे बढ़ते हैं। इंडिया अडॉप्टेड 5 ईयर प्लान फ्रॉम, इंडिया ने कब 5 ईयर प्लान कहाँ से लिया है, तो ये है हमारा, इसका आंसर है USSR। सबसे पहले 5 ईयर प्लान यानी कि पंचवर्षीय योजना का विकास, डेवलपमेंट, स्टार्टिंग USSR से हुआ था। और 1928 में जोसेफ स्टाइनर ने 5 ईयर प्लान के बारे में 5 ईयर प्लान वहाँ पे 5 ईयर प्लान की स्ट्रेटजी USSR में बनाई थी। 1928 में जोसेफ स्टाइनर ने 5 ईयर प्लान की स्ट्रेटजी USSR में बनाई थी। आगे बढ़ते हैं। मेन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ये तो आप सभी जानते होंगे, लैंड, लेबर, एंटरप्रेन्योरशिप, कैपिटल, भूमि, भवन, पूंजी, श्रम, संगठन, साहस। नेशनल हाउसिंग बैंक इज द सब्सिडरी ऑफ, ये किसका सब्सिडरी है, तो इसका आंसर हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फुल्ली ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पूरी तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है। पहले ये RBI के अंतर्गत आता था, लेकिन 1 मई 2019 में गवर्नमेंट ने इसे अपने पास ले लिया, NHB को, नेशनल हाउसिंग बैंक को। नेक्स्ट है हमारा इंडेक्स यूज्ड बाय RBI टू डिसाइड रेपो रेट एंड मेजर इन्फ्लेशन। वो कौन सा इंडेक्स है जो RBI यूज़ करती है अपने इन्फ्लेशन को नापने के लिए और अपने रेपो रेट को डिसाइड करने के लिए, तो वो होता है मेरा CPI। इसे हम कह सकते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इसका फॉर्मूला है प्राइस ऑफ द कमोडिटी में से अगर हम सर्विसेज को माइनस कर दें
तो आ जाएगा मेरा CPI। और सर्विसेज क्या हो सकती हैं, फूड हो गया, मेडिकल हो गया, केयर हो गया, जो कि कस्टमर के द्वारा यूज़ किया जाता है, ये हमारी सर्विसेज हो गई। नेक्स्ट है फिजिकल पॉलिसी का मतलब क्या हो जाता है, तो इसका मोटे तौर पे हम बात करें तो इसका मतलब हो जाता है बजट। मतलब कि यूज़ ऑफ टैक्सेशन कितना हो रहा है, पब्लिक बोरोविंग्स कितनी है, पब्लिक एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट के द्वारा किया जा रहा है वो कितना है, किस पर्पस के लिए किया जा रहा है, स्टेबलाइजेशन या डेवलपमेंट के लिए किया जा रहा है। तो इस सारे चीज़ों को हम इसके अंतर्गत समझते हैं। तो एक तरीके से ये मोटे तौर पे फिजिकल पॉलिसी मीन्स बजट। नेक्स्ट है मेरा नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन लॉन्च्ड इन, तो ये था मेरा 10th 5 ईयर प्लान, सॉरी 10th 5 ईयर प्लान, 10वें पंचवर्षीय योजना में हम लोगों ने इसे नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन को लॉन्च किया था। आगे बढ़ते हैं। इन्फ्लेशन कॉज्ड बाई इंक्रीज इन मनी सप्लाई, सभी लोग जानता है। नेक्स्ट है रेट एट विच RBI गिव शॉर्ट टर्म लोन टू कमर्शियल बैंक, तो ये कौन सा रेट है, रेपो रेट है। व्हेन वाज द बजट फर्स्टली इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, तो इसका आंसर हो जाएगा 1860। नेक्स्ट है इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, तो इसका इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से हैं, बैंक रेट हो गया, CRR हो गया, कैश रिजर्व रेशियो होगा, और हमारा रेपो रेट हो गया। ये इसके कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के तौर पे हम जानते हैं। नेक्स्ट है मोस्ट फेवर्ड नेशन एसोसिएटेड विद, ये मोस्ट फेवर्ड नेशन किससे रिलेटेड है, तो ये हमारा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। इंडिया ने मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो टाइटल है वो किसको दिया है, पाकिस्तान को दिया है। MFN यानी कि मोस्ट फेवर्ड नेशन हम उसे देते हैं जो हमारा सबसे अच्छा दोस्त हो। चाइना जो देता है वो हमारा चाइना पांडा पॉलिसी है उसकी, फेवर्ड नेशंस को देता है, फ्रेंड नेशन को देता है। हम लोग देते हैं MFN मोस्ट फेवर्ड नेशन, और चाइना जो है वो देता है पांडा पॉलिसी अपने मोस्ट फेवर्ड नेशन को, और वो दिया था USA को। ले होता क्या है कि वो एक इंसान को भेजता है, वहाँ का खान पान का ध्यान रखता है, और जब USA ने साउथ चाइना सी में अपनी फोर्सेस को भेज दी थी, तो चाइना ने ये पांडा वापस मंगा लिया था। यानी कि मतलब है कि चाइना का पांडा पॉलिसी का मतलब है कि चाइना अपना एक पांडा भेजता है, एक डमी टाइप का, और एक इंसान को भेजता है जो कि USA में लोगों का और भी तमाम वहाँ के जो सुपीरियर लोग हैं उनका खान पान का ध्यान रखे। और जब USA ने साउथ चाइना सी में अपनी फोर्सेस लगा दी थी तो चाइना ने उसे मंगवा लिया था। तो ये भाई चाइना की रणनीति क्या कहा जाए। आगे बढ़ते हैं। कर्व शोज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द एम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन रेट, वो कौन सा कर्व है जो कि एम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन रेट के बीच में रिलेशनशिप दिखाता, तो वो है हमारा फिलिप्स कर्व। नेक्स्ट है इकोनॉमिक एक्टिविटी एम्प्लॉयज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एम्प्लॉयज मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल इन इंडिया, वो है हमारा एग्रीकल्चर। कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसमें मैक्सिमम लोग इन्वॉल्व है, तो वो है हमारा एग्रीकल्चर। नेक्स्ट है अ सब्सटेंशियल इंक्रीज इन कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू डेफिसिट, सब्सटेंशियल इंक्रीज इन कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू डेफिसिट लीड्स टू, तो इसका आंसर हो जाएगा मेरा फिजिकल डेफिसिट इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द मैलिंथ कमीशंस रिपोर्ट डील्स विद, मैलिमथ कमीशंस कमिटी रिपोर्ट किस चीज़ से डील करती है, तो वो डील करती है हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम रिफॉर्म्स से। नेक्स्ट है बेटा व्हाट इज़ रिग्रेसिव टैक्स का मतलब है कि जैसे जैसे हमारा टैक्स रेट कम होगा, टैक्सेबल अमाउंट जो रहेगा वो हमारा बढ़ेगा। नेक्स्ट है इंडिया इनकम टैक्स इज डायरेक्ट और प्रोग्रेसिव टैक्स है इंडिया में। प्रोग्रेसिव टैक्स का मतलब जैसे जैसे सैलरी बढ़ेगी वैसे वैसे आपकी टैक्स बढ़ेगी। लार्जेस्ट नेशनलाइज्ड बैंक इन इंडिया SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। प्राइवेट सेक्टर की अगर प्राइवेट में बैंक बात करें, अगर प्राइवेट बैंक है तो उसका मतलब होगा 51% जो है वो पार्ट प्राइवेट लोगों के पास है। और पब्लिक की बात करें, गवर्नमेंट की बात करें तो 51% जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर के हाथ में। प्राइवेट में जो 51% है, यहाँ पे अगर गवर्नमेंट 51% ओनरशिप परचेस कर लेती तो वो नेशनलाइज्ड बैंक कहलाएगा। प्राइवेट में अगर 51% की पार्टनरशिप अगर प्राइवेट की, अगर उसमें अगर गवर्नमेंट घुस के 51% ओनरशिप उसमें परचेस कर लेती तो वो नेशनलाइज्ड बैंक कहला जाएगा। 1921 की अगर हम बात करें, 1900 कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। 1921 की बात करें तो वहाँ पे 3 बैंक थे जिसका नाम था बंगाल, बॉम्बे एंड मद्रास। इसी को कहते हैं हम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। लेकिन 1951 में एक कमेटी बनी जिस कमेटी का नाम था ऑल इंडिया रूरल
क्रेडिट सर्वे कमेटी और इंडिया रूरल क्रेडिट सर्वे कमेटी, इन्होंने क्या किया, जो ये 3 बैंक थे बंगाल, बॉम्बे और मद्रास वाले, इनको इंपीरियल बैंक के द्वारा टेक ओवर कर लिया गया आरबीआई के द्वारा 1 जुलाई 1855 में, और इनको बना दिया गया क्या, एसबीआई, अंडर एसबीआई एक्ट 1955। ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। आगे बढ़ते हैं। इंडियाज़ फर्स्ट स्टेट विच हैज़ यूज्ड ऑर्गेनिक फार्मिंग, आसान है, सिक्किम को आंसर। सिक्किम में इंडिया फर्स्ट स्टेट है जो कि ऑर्गेनिक फार्मिंग को यूज़ किया गया है। नेक्स्ट है कमिटी ब्रॉट नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, किस कमेटी ने इसको लाया था, तो हमारी फरवनी कमेटी, FERVANI, फरवनी कमेटी। 1991 में इस कमेटी ने 1991 में कमेटी आई थी, लेकिन 1992 में इसने काम करना शुरू किया था। 50 कंपनी इंडेक्स को हम क्या कहते हैं, अगर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, निफ्टी क्या होता है, तो ये 50 कंपनियों का इंडेक्स होता है, इसे हम कहते हैं निफ्टी। नेक्स्ट है नैरो मनी एंड ब्रॉड मनी, नैरो मनी क्या होता है, ब्रॉड मनी क्या होता है, तो नैरो मनी का मतलब हो गया M1 + M2, नैरो मनी का मतलब हो गया M1 + M2। M1 का मतलब हो गया जो मार्केट में लोग तेज़ी से लेना पसंद करते हैं, यानी कि जो कैश हो गया, डिमांड ड्राफ्ट हो गया, सेविंग अकाउंट हो गया, और M2 का मतलब हो गया M1 + टाइम डिपॉजिट्स विद बैंक। अब बात करते हैं ब्रॉड मनी की। ब्रॉड मनी मतलब हो गया M3 और M4, M3 + M4। M3 का मतलब क्या हो गया, M3 में M2 + टाइम डिपॉजिट + फिक्स्ड डिपॉजिट विद बैंक, M3 में आ गया हमारा M2 + टाइम डिपॉजिट + फिक्स्ड डिपॉजिट विद बैंक, और M4 में आ जाता है हमारा M3 + टाइम + फिक्स्ड डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस। तो ब्रॉड मनी मतलब M3 + M4 और नैरो मनी मतलब M1 + M2। आगे बढ़ते हैं। बैंक रेगुलेशन लाइसेंस गिवन बाई एन NBFC लाइसेंस गिवन बाई, बैंक रेगुलेशन लाइसेंस जो है वो दिया जाता है आरबीआई के द्वारा, और NBFC यानी कि जैसे कि LIC है वो एक NBFC है, उसका LIC का जो लाइसेंस है वो हमारा दिया जाता है IRDA के द्वारा। और जैसे कि NBFC हो गया आपका स्टॉक एक्सचेंज का लाइसेंस कौन देता है, आपको पता ही होगा, सेबी देता है। NBFC का जो लाइसेंस है वो देता है हमारा कंपनी एक्ट्स के द्वारा, जो जो इसके कंपनी एक्ट्स होंगे उसके द्वारा उसको लाइसेंस दिया जाएगा। नेक्स्ट है NPA एंड टाइप्स ऑफ NPA। NPA का मतलब क्या होता है, NPA का मतलब होता है कि अगर लोन का 90 दिन के अंदर ना तो इंटरेस्ट दो ना तो प्रिंसिपल दो, मतलब कि ना तो इंटरेस्ट हमें प्राप्त हो ना ही हमें प्रिंसिपल प्राप्त हो, तो वो हमारा लोन बन जाता है NPA यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। टाइप्स ऑफ NPA मतलब 3 तरीके के NPA होते हैं, एक होता है सब स्टैंडर्ड NPA, दूसरा डाउटफुल NPA और तीसरा लॉस्ट NPA। सब स्टैंडर्ड NPA का मतलब हो गया लेस देन 12 मंथ्स, डाउटफुल NPA का मतलब हो गया मोर देन 12 मंथ्स, लॉस्ट NPA का मतलब हो गया जिसकी कोई भी उम्मीद ही ना हो रिकवरी की, तो वो हो गया लॉस्ट NPA। आगे बढ़ते हैं। RBI प्रिंटिंग प्रेस लोग कहाँ, मतलब कि नोट कहाँ कहाँ पे छापे जाते हैं, तो इसकी कुछ प्रिंटिंग प्रेस का नाम नोट कर लीजिए, वो है नासिक, देवास, मैसूर, हैदराबाद और होशंगाबाद। नासिक, देवास, मैसूर, हैदराबाद और होशंगाबाद, ये हमारी RBI की प्रिंटिंग प्रेस है। नेक्स्ट है सम इन्फॉर्मेशन अबाउट GST, कुछ इन्फॉर्मेशन GST के बारे में भी हमें पढ़नी ज़रूरी है। जैसे कि GST 101 अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा लाया गया था। ये जो है कब काम करना शुरू किया था, 1 जुलाई 2017 से ये काम करना शुरू किया था। फर्स्ट कंट्री कौन सी जिसने GST को लागू किया था, वो थी हमारी फ्रांस। इंडिया का जो GST मॉडल है वो कहाँ से लिया गया है, वो है हमारा कनाडा का टैक्स मॉडल। कनाडा का जो टैक्स मॉडल है वहाँ से हमारा GST मॉडल को उठाया गया है। और सबसे अच्छा, सबसे सुंदर GST मॉडल किस देश का है, तो वो है हमारा न्यूजीलैंड। ये सबसे अच्छा यहाँ का GST मॉडल माना जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। उम्मीद कर इसी के साथ साथ हमारा ये पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि इकोनॉमिक्स से को फोकस करके SSC CHSL में पूछा जा सकता है, यहाँ पे ये समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि हर आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।